कहानी की शुरुआत होती है साल 2030 में कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस से। एक बंदा बहुत ज्यादा डरा हुआ था और बिना रुके बस भागे जा रहा था। हजारों लोग उसके पीछे हथियार लेकर दौड़ रहे थे। रास्ते में उसे देख गाड़ी के मालिक भी उसके पीछे पड़ गए। जैसे तैसे उनका सामना कर वो एक बूढ़ी दादी के घर में छिपने के लिए घुस गया। बूढ़ी दादी उसे देख काफी घबरा गई। आदमी ने पूछा, ओए बुढ़िया, तू मुझे जानती है? जिस पर बूढ़ी दादी ने साफ इनकार कर दिया। पर फिर भी आदमी ने उसका फोन तोड़ा और चाकू दिखाकर कहा, अगर जुबान से एक शब्द भी फिसला ना तो तेरी आंखें निकाल के गोटियां उखेलूंगा। तेरे ऊपर जाने में अभी समय है तो ज्यादा होशियारी नहीं। आदमी ने फिर उसे मरहम पट्टी करने को कहा, लेकिन जैसे ही वो पलटा बूढ़ी दादी उसे नेल गन से मार देती है और काफी खुश होती है। उसी पल भीड़ में से कुछ लोग आदमी को मारने अंदर आए, लेकिन जब उन्होंने उसे पहले ही मरा देखा तो वो मायूस हो गए। बूढ़ी दादी उस मरे आदमी का कार्ड ले उसे तोड़कर खुशी के मारे झूम उठती है। अपने पोते से बोली, हम अमीर हो ही गए। इसके बाद एक रियलिटी शो की टीम और उसका होस्ट आदमी को मरा हुआ घोषित कर बूढ़ी दादी को बताता है कि वो $22 मिलियन जीत गई है। खुलासा हुआ कि ये एक तरह का खेल है जो हर रोज खेला जाता है। शहर का हर इंसान इसमें हिस्सा लेता है। रोज एक इंसान को मौका दिया जाता है अपनी किस्मत पलटने का। एक रैंडम इंसान को जिताया जाता है, पर शर्त ये है कि सूरज डूबने से पहले कोई उसको मार दे तो इनाम फिर मारने वाले का हो जाएगा, और अगर कोई उसको नहीं मार सका तो इनाम फिर उसी का रहेगा। इनाम जीतने वाले की मदद के लिए एक नियम बनाया गया है कि कोई उसे मारने के लिए बंदूक जैसे राइफल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। शहर के दूसरी तरफ बस में एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम है केटी। वो एक आदमी को अपनी छोटी बेटी पर चिल्लाते हुए उसे बुरा भला कहते हुए सुनती है क्योंकि बेटी ने ऑडिशन खराब कर दिया था। बस फिर क्या, केटी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और बोली, हे मिस्टर, ये एक मासूम बच्ची है, न कि तुम्हारे पैसे छापने की मशीन। तो इससे अच्छे से बर्ताव करो, नहीं तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर हवालात में डाल दूंगी। जब आदमी को ये मजाक लगा तो केटी ने बताया कि वो एक पुलिस वाली है, जिससे आदमी डर गया और बेटी से माफी मांगी। ये सब पास ही बैठी एक औरत ने देखा तो उसे बहुत खुश हुई, लेकिन बोली, मैंने तुम्हें पहले कहीं तो देखा है। जिस पर केटी ने खुलासा किया कि हाँ, उसने पहले छोटी मूवीज और विज्ञापनों में काम किया है, वहीं देखा होगा। मैं कोई पुलिस वाली नहीं, बस थोड़ी सी एक्टिंग कर दी उस बेवकूफ बाप को तमीज सिखाने के लिए। मैं यहाँ इस शहर में ऑडिशंस के लिए आई हूँ। औरत बोली, तुम तो बहुत प्यारी और मासूम हो, बिल्कुल मेरी बेटी जैसी। पर तुम यहाँ नई हो, इसलिए अपना ख्याल रखना बेटा, क्योंकि यहाँ हर गली में चोर है। केटी कहती है, आप बहुत अच्छे दिल की लेडी है, शुक्रिया आपका। फिर औरत ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, किस्मत में रहा तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे मेरी प्यारी बेटी। ठीक है, अब मैं उतरती हूँ, गुड बाय। थोड़ी देर बाद केटी जब अपनी कलाई देखती है तो उसे झटका लगा, क्योंकि उसकी महंगी घड़ी को उस औरत ने चुरा लिया था, जिस पर केटी को बहुत गुस्सा आया। खैर, फिर केटी अपने रूम में पहुंची जिसे उसने ऑनलाइन देखकर बुक किया था, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा उसने मोबाइल पर देखा था, जिस पर कमरे की मालकिन एल ने सफाई दी। ये तो हर कोई करता है यहाँ, ताकि शहर में आने वाले नए लोगों को फंसा सके। जैसे ही केटी बिस्तर पर बैठी, बिस्तर नीचे धंस गया, लेकिन वो मजबूर थी क्योंकि किराया बहुत कम था। तभी एल का मंगेतर ने आके बताया कि कल के दिन लॉटरी का इनाम होगा $500 मिलियन। केटी को भरोसा ही नहीं होता इस पर कि कोई लॉटरी का इतना इनाम भी हो सकता है। जिसके बाद केटी ने एल से चाबी ली और बोली, अब दफा हो, मुझे सोना है। अगली सुबह केटी जब मजे से सो रही होती है तो उसके चेहरा पे पानी टपक रहा होता है। उठकर उसने देखा कि ऊपरी मंजिल के वॉशरूम का पानी छत से उसके कमरे में टपक रहा है, जिससे उसके ऑडिशन वाले कपड़े भी खराब हो चुके थे। केटी का दिमाग सटका, एल को फोन किया, जब से यहाँ आई हूँ हर कोई मुझे लूटने और परेशान करने में लगा है। अब ये ऊपर वाले पड़ोसी की पेशाब से मेरे महंगे वाले कपड़े भी खराब हो गए। एल बोली, तो मैं क्या करूं? $40 देकर मेरे कपड़े पहन लो आज। केटी के लिए ऑडिशन देने जाना आज बहुत जरूरी था, इसलिए उसके कपड़े पहनकर निकल जाती है। कुछ देर बाद जगह पर पहुंच केटी सीन परफॉर्म करने लगी। डायरेक्टर उसे देखकर कहता है, जबरदस्त, मगर दोबारा तेरा मुंह यहाँ ना देखूं। तब केटी ने आगे की लाइंस पढ़ने के लिए जेब में हाथ डाला तो उसका लॉटरी कार्ड एक्टिवेट हो गया और गलती से वो गेम में रजिस्टर हो गई। उसका चेहरा भी स्कैन कर लिया गया। खैर, केटी बहुत गुस्से में निकली क्योंकि डायरेक्टर और उसकी असिस्टेंट ने उसके ऑडिशन में कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। जल्दी निपटाकर उसे फेल कर जाने को कहा। उदास होकर घर जाने लगी, पर तभी बाकी लड़कियों को पता चल गया कि केटी ने लॉटरी जीत ली है, यानी कि वो उनका टारगेट है। उसे घूरते हुए घेर लिया। पहली लड़की ने कुर्सी उठाकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन केटी झुक गई। असिस्टेंट भी आ गई और चाकू से हमला किया, पर केटी ने एक लड़की को उस पर पटक दिया। दूसरी लड़की ने नुकीली जूती उसकी तरफ जोर से भी फेंकी। केटी कहती है, मुझे रोल नहीं मिला है लेडीज, तो इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? फिर केटी चीख मारकर भाग जाती है, लेकिन उसकी मुसीबत तो अभी बस शुरू ही हुई थी, क्योंकि वो छुपने के लिए एक हॉल में पहुंची तो थी, लेकिन वहां सब कराटेबाज लड़के थे। अलग अलग करतब दिखाते हुए केटी की पिटाई करने लगे।
एक लड़का केटी को मारकर लॉटरी जीतने ही वाला था कि उसका कप्तान उल्टा घुमाकर जमीन पर दे मार के ऐलान करता है, उसे सिर्फ मैं मारूंगा। कप्तान टांगे पकड़कर उसे जोर से घुमाकर दीवार को तोड़ डालता है, जिससे केटी लड़कियों के जिम में गिर जाती है। लड़कियां भी उस पर टूट पड़ी। कराटे वाले लड़के भी आ पहुंचे, जिससे काफी अफरा तफरी मच गई। केटी ने चुपचाप धीरे से निकलने की कोशिश तो करी, पर कप्तान कहता है, ऐसे कैसे, कहाँ भाग रही मेरी सोने की चिड़िया। कप्तान ने गर्दन से पकड़कर उसे हवा में लटका के मारने लगा। तभी अचानक से छत को फाड़कर चार्ली आ जाता है और कप्तान को जोर से टक्कर मार के दीवार में घुसा दिया। एक तरफ चार्ली केटी को समझाता है कि मैं एक रक्षक हूँ, लेकिन इसके लिए मैं पैसे लेता हूँ। पहले 5 हमलों से बचाने की सर्विस मुफ्त है, लेकिन इसके बाद वो 10% लॉटरी के इनाम से लेगा। वहीं दूसरी तरफ चार्ली सबकी धुलाई कर उन्हें आसानी से चित्त कर देता है। केटी ने कहा, मुझे मंजूर है भाई, सब दे दूंगी, सारे पैसे, बस मुझे बचा लो। चार्ली लड़के की कराटे बेल्ट लेकर केटी को अपनी कमर से उल्टा बांधता है ताकि उसे बचा सके। फिर वो उसी बेल्ट को हथियार बनाकर दुश्मनों की हालत पतली कर देता है। आखिर में एक सूखा कमजोर सा लड़का आता है, जिसे देख चार्ली की हंसी छूट गई। कहता है, तू जा भाई, मेरे को तरस आ रहा तेरी हालत पर, क्यों पंगे ले रहा है? बेटा निकल ले, वरना तुझे ऐसा धोऊंगा कि तू 7 जन्म तक याद रखेगा। लड़के ने समझदारी दिखाते हुए कहा, अच्छा चलता हूँ भाई, दुआओं में याद रखियो। फिर चार्ली केटी को जल्दी से अपनी गाड़ी में बिठा वहाँ से निकलता है, क्योंकि अब तक पूरा शहर केटी के पीछे पड़ चुका है। केटी ने पूछा, हम ऐसे भाग क्यों रहे हैं? मुझे एक जगह पर छुपा दो ना। चार्ली उसे बताता है कि हर 15 मिनट बाद एक ड्रोन उसे ट्रैक कर रहा है, ताकि बाकी प्लेयर्स को उसका लोकेशन मिलता रहे। ये सुन केटी हक्का बक्का रह गई, क्योंकि वो न चाहते हुए भी इस खेल में बुरी तरह फंस चुकी है। चार्ली से बड़बड़ाने लगी, ये कैसी फालतू की गेम है जिसमें किसी को मारने से पैसे मिलते हैं? मैं कोई दूसरी दुनिया में आ गई हूँ क्या? तुम सब जानते हो ना, तो इस गेम को छोड़ने का भी कोई रास्ता होगा। चार्ली कहता है, तुम्हें कैसे भी खुद को शहर के लोगों से बचाना होगा, पर अगर तुम मारी गई तो मारने वाला अमीर तो होगा ही, साथ ही मैं भी अपने 10% कमाई से हाथ धो बैठूंगा, जो मुझे मंजूर नहीं। पर केटी तो उल्टा चार्ली पर ही शक हुआ। चार्ली कहीं खुद तो पूरा इनाम हड़पने के लिए मुझे मार दे। शहर के कुछ लोगों ने उन्हें पहचान कर उनका पीछा किया, जिसमें से उनकी लीडर एक लड़की गाड़ी में घुस केटी पर चाकू से वार करने लगी। तो चार्ली केटी को गाड़ी संभालने को कहकर लड़की को जोर से पकड़कर उसे हेलमेट पहनाया, जोरदार लात मारकर गाड़ी से बाहर उड़ा दिया। वहीं बाकी साथियों को गाड़ी से टक्कर दे मारकर उनकी हालत पतली कर दी। लेकिन मुसीबत ये हुई कि अब उनकी गाड़ी खराब हो चुकी है। मौका देख केटी भागती है, पर चार्ली उसे गिराकर पकड़ लेता है। केटी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। पूछती है, तू सच बता, तू भी मुझे मारना चाहता है ना, ताकि इनाम पूरा जीत सके? हालांकि चार्ली ने साफ मना किया। कहता है, अबे अंधी, इतनी देर से मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ और तू मेरे पर ही शक कर रही है। मरना चाहती तो जाओ। इतने में पुलिस वाले वहाँ पहुँच गए तो केटी चार्ली की शिकायत करने पुलिस के पास पहुंची, मगर पुलिस वाले उल्टा उसी पर हमला कर देता है। चार्ली बीच में आकर उनकी धुलाई करता है। इतने में केटी सभी को चकमा देकर भाग निकली। वैक्स म्यूजियम के बाहर उसने कार्ड को देखा तो पता चला ड्रोन ने फिर से उसकी लोकेशन बता दी है। तब आसपास के सभी प्लेयर्स उसकी खोज में लग गए। फटाफट केटी वैक्स म्यूजियम के अंदर छुप गई। कुछ देर बाद उसकी मकान मालकिन एल का फोन आया। पूछने लगी कि तुम ठीक हो, जिंदा होना, क्योंकि उसने खबर देखी कि आज का टारगेट तुम हो। उसे चिंता हो रही थी उसकी। मुझे बताओ तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें बचाने आ रही हूँ। जिस पर केटी ने उसे बता दिया कि वो वैक्स म्यूजियम के अंदर छुपी है। पर हम देखते हैं कि एल और उसका मंगेतर तो म्यूजियम के बाहर ही मौजूद हैं और बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो भी केटी को मारने के पीछे हैं। एल ने मंगेतर के साथ मिलकर केटी पर कई वार किए, लेकिन केटी भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। जैसे तैसे वो दोनों से जान छुड़ाती है और उन दोनों को म्यूजियम का सिक्योरिटी गेट बंद कर उन्हें अंदर ही फंसा दिया। पर अब वो और बड़ी मुसीबत में फंस गई है, क्योंकि बस में बैठे लोगों ने उसे पहचान लिया। उसे मारने के लिए आने लगे, पर सही समय पर चार्ली पुलिस की गाड़ी लेकर आकर केटी को भगा ले जाता है। केटी बोली, यार गुस्सा मत होना, मुझे लग रहा था कि तुम ही मेरा गेम बजा दोगे, क्योंकि तुम्हारी शक्ल किसी खूंखार विलन जैसी है। चार्ली कहता है, जान बचाने के बदले में ऐसे कौन थैंक यू बोलता है? तुम तो मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रही हो कब से। अब ज्यादा हो रहा, बता दे रहा हूँ तुमको। और हमें इस वक्त कोई बम प्रूफ जगह चाहिए जहाँ हम छुप सकें। केटी कहती है, मिल गई है एक ऐसी जगह। दोनों सीधे एक बड़े सिंगर जिसके नाम जोनाह है उसके बड़े से घर के बाहर पहुंचे, क्योंकि केटी ने पहले बस से सफर करते हुए रेडियो पर सुना था कि जोनाह ने एक नया आलीशान घर बनवाया है, जिसमें एक सीक्रेट शेल्टर भी मौजूद है। जोनाह पूछता है, कौन हो भाई, क्या काम है?
मैं छुट्टी पर हूँ तो कोई ऑटोग्राफ नहीं। चार्ली अब उसे कुछ समझा पाता तभी उसने देखा कि पीछे लोगों से भरी बस आ गई। तो केटी ने जोनाह पर बंदूक तान दी। तू सिंगर होगा अपने घर पे, चुपचाप इस सीक्रेट शेल्टर का पासवर्ड बोल, नहीं तो तेरी मौत पर एक नया गाना मैं बना दूंगी। जोनाह ने डर के उन्हें पासवर्ड बता दिया। चार्ली और केटी को एहसास हुआ कि लोग हमला करने अंदर आ रहे हैं, तो केटी ने गन से तीर मारकर जोनाह को बेहोश कर दिया ताकि वो किसी को पासवर्ड ना बता सके, और फिर दोनों को अंदर लॉक कर लिया। चार्ली और केटी साथ बैठकर एक दूसरे की जिंदगी के बारे में बात करने लगे, जिसमें चार्ली ने बताया कि उसका एक बड़ा भाई और एक बहन है, लेकिन उसकी दोनों से नहीं बनती। वहीं केटी ने अपने नाकाम एक्टिंग की कहानी सुनाई। जब वो छोटी थी तो उसके लालची पिता ने पैसे कमाने के लिए उसे एक्टिंग की दुनिया में डाल दिया, पर अब इसका क्या फायदा। चार्ली कहता है, तुम्हें एक्टिंग करने की अब जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे पास तो $500 मिलियन है अब। केटी पूछती है, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, मुझे मार के सारा पैसा क्यों नहीं ले लेते। चार्ली कहता है, मेरे लिए लोगों की जान बचाना अहम है, पैसा नहीं। मेरे लिए 10% इनाम का बहुत है, जिसके इस्तेमाल से खर्चा पानी चल जाता है और मैं फिर से अगले लॉटरी जीतने वाले की मदद करता हूँ। मेरी बस यही दुनिया है। केटी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसे सच्चे और अच्छे दिल के लोग आज भी इस दुनिया में हैं। दूसरी ओर एल और मंगेतर भी वहां आ गए थे। एल ने जोनाह को घसीटा और जोर से मारते हुए उसे जगाने लगी, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। तब एल ने उसे उठाकर पानी से भरे पूल में फेंक दिया, जिससे जोनाह जाग गया और एल को पासवर्ड मिल गया। अंदर केटी डर गई। कुछ करो चार्ली, वरना ये सब अंदर आ जाएंगे। तो चार्ली अपने एक खास दोस्त को फोन घुमाता है। यार, मुझे तेरी अभी मदद चाहिए, जानता हूँ कि तेरी मेरी लड़ाई चल रही है। एक काम कर, इन सब लोगों के मोबाइल हैक कर उन्हें इसी वक्त उड़ा डालो। अगले ही पल वो दोस्त सभी के फोन को हैक कर उनमें धमाका कर देता है, जिससे सभी जख्मी होकर गिर गए। एल और उसके मंगेतर की भी काफी बुरी हालत हो गई, पर एल अब भी केटी को मारना चाहती थी। एल कहती है वो उसका बदला लेगी। केटी और चार्ली भाग निकले थे, पर बाहर उनकी मुलाकात ट्रेंड गार्ड्स से हुई, जो केटी को लेने आए हैं। केटी को साथ चलने का ऑर्डर दिया, लेकिन केटी कहती है, मैं चलूंगी साथ, लेकिन मेरा रक्षक चार्ली भी साथ जाएगा। गार्ड्स के लीडर ने उन्हें तुरंत हेडक्वार्टर पर लाने को कहा। कुछ देर बाद वे एजेंसी के हेडक्वार्टर में पहुंचे, जहां लोबो उनका स्वागत करता है, जो कि इस एजेंसी का लीडर है और साथ ही वही दोस्त जिसने मोबाइल्स ब्लास्ट कर उनकी जान बचाई थी। लोबो कहता है कि केटी, मैं तुम्हारा फैन हो गया क्योंकि तुमने खुद को अभी तक बचा रखा है, वरना बाकी लॉटरी जीतने वाले तो 15 मिनट में ही निपट जाते हैं। तुम कमाल की हो। पर केटी ने उसे रोक बताया, ये सब चार्ली के कारण है, वरना मेरी तो बत्ती 2 मिनट में ही गुल हो जाती। चार्ली मुझे अभी तक बचाता आ रहा है, जिसे सुन चार्ली को काफी अच्छा लगा। लोबो कहता है, ठीक है, अब यहाँ से तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी, लेकिन मुझे इनाम का 30% चाहिए। लोबो ने जोर दिया कि इस सौदे को मान जाओ, आखिर तुम्हारे चार्ली को भी मेरी जरूरत पड़ ही गई थी। चार्ली भी उसे हाँ करने को कहता है। केटी ने एक शर्त रखी, तुमसे पहले मुझे चार्ली सेफ रखता आया है, तो उसे भी बराबर 30% मिलना चाहिए। चार्ली मना करता है, लेकिन केटी उसे मुंह बंद रखने को कहती है। लोबो मान गया। फिर ये दोनों मेडिकल चेकअप के लिए लैब में पहुंचे। इस दौरान चार्ली ने खुलासा किया वो पहले ऐसी ही एक एजेंसी के लिए काम करता था। लोबो भी मेरी ही टीम में था। हमें बुरे लोगों को मारने के मिशन पर भेजा जाता था। हमने साथ में कई लोगों को मारा, लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि जिन्हें वो मार रहा है वो शायद बेगुनाह हैं। उसने ये बात लोबो को बताई, लेकिन वो नहीं माना, तो उसने मिशन बीच में ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से पूरी टीम मर गई। बस लोबो बचा और तभी से वो मुझसे नफरत करता है। चार्ली केटी को थैंक यू कहता है, क्योंकि अब वो 30% इनाम का पैसा उसकी टीम के लोगों के परिवार को वो दे सकेगा। पता चलता है कि चार्ली को बहुत पछतावा है कि उसकी वजह से उसकी पूरी टीम मारी गई थी, इसलिए वो इनाम का 10% लेता था। उसे असल में टीम के परिवार वालों को देता था ताकि उनकी मदद कर सके। वहीं केटी भी अपनी कहानी सुनाती है। मेरे पिता ने मेरी एक्टिंग का सारा पैसा लेकर भाग गए और मुझे छोड़ दिया। माँ बहुत बीमार हो गई और पिछले महीने वो खत्म हो गई। मैं इस शहर में नई जिंदगी शुरू करने आई थी, ऑडिशन देने, लेकिन उसमें भी फेल हो गई। मेरे पिता के धोखे के कारण मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर पाती, इसलिए तुम पर शक कर रही थी, लेकिन अब मुझे तुम पर यकीन है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हो। तभी एक लड़की ने केटी को कहा, लोबो का प्लान है कि सूरज डूबने तक तुम्हें वो एक सुरक्षित जगह पर भेजेगा ताकि तुम जीत सको, लेकिन तुम्हें अलग लगना होगा, इसलिए अपना चेहरा इस मशीन के अंदर रखो, जिससे तुम्हें एक नया मास्क दिया जाएगा, जिससे तुम पहचान में नहीं आओगी। कुछ देर बाद सच में केटी एक बूढ़े आदमी का मास्क पहन लेती है, लेकिन चार्ली को कुछ बात खटक रही थी। कहता है, जब ये हेडक्वार्टर इतना सुरक्षित है, हर जगह गार्ड से भरा है,
तो लोबो तुम्हें बाहर क्यों भेज रहा है? कहीं वो तुम्हें मारकर इनाम तो लेने का नहीं प्लान बना रहा है? तभी लोबो आकर कहता है, चलो जल्दी निकलना है केटी, तुम गाड़ी में बैठ जाओ। पर केटी जोर देती है कि चार्ली भी उसके साथ ही जाएगा। हालांकि लोबो केटी से उस पर भरोसा करने को कहता है, जिस पर केटी तुरंत उसके नीचे लात मार के साइड कर देती है। वहीं चार्ली जल्दी से दरवाजा खोल देता है, जिससे सारी भीड़ से अंदर घुस गई केटी को मारने के लिए। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि किसी ने उसे पहचाना ही नहीं। तब चार्ली उसे एक गाड़ी में बिठा यहाँ से भगा देता है और खुद गुंडों को रोकने लगा। पर लोबो ने उसे बंदी बना लिया और उसे इतना मारता है कि उसकी हड्डी तोड़ देता है। केटी शहर से बाहर निकलने ही वाली है, पर लोबो फोन पे उसे ब्लैकमेल कर डराने लगा, अगर तू इसी वक्त शराफत से वापस मेरे पास नहीं आई तो तेरा ये दोस्त चार्ली गया काम से। केटी चार्ली को बचाने का फैसला करती है और लोबो की बुलाई जगह सिटी थिएटर में पहुंच जाती है। चार्ली ने लोबो को अपनी दोस्ती याद दिलाई। पर तुम इतना बदल कैसे गए? लोबो कहता है कि पैसे से दुनिया चलती है और केटी आज तक का सबसे बड़ा लॉटरी है, तो तुम अपना मुंह बंद करो वरना और ज्यादा फोड़ूंगा तुझे। तुम हमेशा से जज्बाती बेवकूफ ही रहोगे चार्ली। यहाँ पर लोबो ने खुलासा किया, चार्ली अब तक अपनी टीम के लोगों के मरने का खुद को दोष दे रहा था। उन्हें असल में लोबो ने पैसों के लिए मारा था। चार्ली खुशकिस्मत था कि उसने मिशन को बीच में छोड़ दिया था और वापस चला गया था, वरना चार्ली उसे भी सबके साथ मारने वाला था। ये सच्चाई जानकर चार्ली का खून खौल उठा। कहता है, अब तू गया बेटे, अब तू देख, बस भाग मत जाइयो, तेरा क्रियाकर्म मैं ही करूंगा। उसी पल केटी पिस्तौल लेकर थिएटर में पहुंची। चार्ली की काफी ज्यादा पिटाई हुई थी और वो जंजीरों में बंधा हुआ है। केटी लोबो से सौदा करती है, चार्ली को जाने दो मैं तुम्हारी, अगर नहीं माने तो मैं खुद को मार लूंगी, जिससे तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। लोबो कहता है, हाँ जरूर, बिल्कुल मार लो, फिर मैं तुम्हारी उंगलियों के निशान मिटाकर अपने लगा दूंगा। केटी उसके इस प्लान पर हंसती है। ऐसे कैसे भाई, सब लाइव है अभी। लोबो घबरा गया। ओए तू अब चीटिंग कर रही है, साजिशें करना मेरा काम है। ठीक है, ये देखो चाबी है, लो इसे, पर तुम पिस्तौल छोड़ दो। केटी कहती है, मुझे यकीन था कि तुम्हारे दिल में रहम है, पर मेरे नहीं। उसे जोर से किक मारकर नीचे गिराकर चिल्लाती है, मैं एक्टिंग कर रही थी, ऑडिशन देने ही तो आई थी इधर। तभी शहर के बाकी लोग भी अंदर आ गए। मकान मालकिन एल भी आ गई। वो बूढ़ी औरत जिसने केटी की घड़ी चुराई थी, वो भी केटी को मारने आई थी। तब केटी खुद को किसी तरह उनसे बचाती है। वहीं दूसरी ओर चार्ली कुर्सी के साथ गुंडों से दो दो हाथ कर उन्हें पटक पटक कर बहुत मारता है और फिर खुद को आजाद कर लोबो से भी भिड़ गया। सूरज डूबने में सिर्फ 4 मिनट ही बाकी रह गए हैं। लोबो के आदमी भी आ गए, जिससे लोबो की ताकत बढ़ चुकी थी। पर चार्ली लोबो को घुमाकर जोरदार मुक्का मारता है। उधर केटी सीढ़ी चढ़कर एक ऊंची जगह पर पहुंची ताकि कोई पीछे न आ सके, लेकिन लोबो के आदमी मानव सीढ़ी बनाकर लोबो को ऊपर पहुंचा देते हैं। लोबो उसका गला दबाकर मारने लगा, लेकिन केटी खुद को बचाते हुए फिसलकर रॉड से हवा में लटक गई होती है। लोबो कहता है, अब कहां भागोगी, मरना तो तुम्हें मेरे हाथों से ही है। जिस पर केटी कहती है, ना मेरा मूड नहीं है आज मरने का, तुम्हारा क्या ख्याल है। पता चला कि केटी ने लोबो की जेब में मौजूद ग्रेनेड की पिन निकाली थी, जिससे लोबो फट कर मारा जाता है। इसी पल सूरज डूब चुका था, यानी कि केटी लॉटरी जीत गई है, इसलिए लोग चादर बिछाकर उसे गिरने से बचा लेते हैं। चार्ली उसके लिए बहुत खुश होता है। तभी शो का होस्ट आकर उसे $500 मिलियन का इनाम दे देता है। केटी चार्ली से माफी मांगती है क्योंकि उसने लोबो को मार दिया, जिस कारण उसे उसका 30% नहीं मिला। चार्ली कहता है, कोई ना, मैंने मांगा ही कब था, मेरा 10% ही चलता है। पर केटी उसका शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि सिर्फ उसके कारण आज वो जिंदा है और इतनी अमीर भी हो गई। इसलिए केटी उसे इनाम का 50% देने का फैसला ले लेती है। कुछ महीने बाद दोनों ने काफी सारी कंपनियां खोली। लॉटरी से बचाने की एजेंसी, जिसमें कोई पैसे नहीं लिए जाते, गरीब बच्चों के लिए पनाह घर। दोनों ने शादी कर ली और अपनी जिंदगी मजे से जीने लगे।